हेलो दोस्तों, आज हम लोग संविधान पढ़ने वाले हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था 1935 के अधिनियम से, भारत शासन अधिनियम से जितने प्रावधान लिए गए थे उसके बारे में देखा था। आज हम लोग देखेंगे ब्रिटेन से जितने भी प्रावधान लिए गए हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए ये देखते हैं ब्रिटेन ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन का संविधान यानी कि ब्रिटेन से जितने भी प्रावधान लिए गए हैं उनके बारे में आज देखेंगे। यानी कि ब्रिटेन से जितने भी प्रावधान लिए गए हैं उसके बारे में आज देखेंगे। जो पहला प्रावधान लिया गया है संसदीय व्यवस्था। जो पहला प्रावधान लिया गया है संसदीय व्यवस्था, तो इसके बारे में देखते हैं संसदीय व्यवस्था असल में होता क्या है। यानी कि संसदीय व्यवस्था, एक होता है संसदीय व्यवस्था और एक होता है अध्यात्मक व्यवस्था। अध्यात्मक व्यवस्था, एक होता है संसदीय व्यवस्था, एक होता है अध्यात्मक व्यवस्था। लेकिन जो ये है संसदीय व्यवस्था है वह ब्रिटेन से लिया गया है और ये अध्यात्मक व्यवस्था है ये इससे अलग है। तो संसदीय व्यवस्था मतलब क्या होता है? संसद व्यवस्था मतलब पूरा शक्ति, जो देश का पूरा शक्ति हो किसी संसद के हाथ में, यानी कि जो पूरा शक्ति हो किसी संसद या किसी पीएम के हाथ में हो उसे ही संसदीय व्यवस्था कहते हैं। यानी कि पूरा शक्ति, देश का पूरा शक्ति किसी संसद के हाथ में हो यानी पीएम के हाथ में हो उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। और एक अलग है अध्यात्मक व्यवस्था। इसका मतलब जो पूरा शक्ति हो किसी देश के अध्यक्ष के हाथ में हो, यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में हो। यानी कि देश का अध्यक्ष के हाथ में पूरी शक्ति हो उसे अध्यात्मक व्यवस्था कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति किसी भी देश में विश्व के किसी भी देश में यह संसदीय व्यवस्था या अध्यात्मक व्यवस्था दोनों में से कोई ना कोई जरूर होगा। कहीं कहीं यह संसदीय व्यवस्था और अध्यात्मक व्यवस्था दोनों चीज़ें हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा संसदीय व्यवस्था मतलब देश का पूरा शक्ति किसी संसद के हाथ में हो यानी पीएम के हाथ में हो उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। लेकिन संसदीय व्यवस्था में ही जो देश का अध्यक्ष हो, देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति हो। यानी कि हम लोगों ने देखा संसदीय व्यवस्था उसे कहते हैं जहां पूरी शक्ति संसद के हाथ में हो यानी पीएम के हाथ में हो और जो देश का अध्यक्ष हो वह राष्ट्रपति हो, तो उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। लेकिन अध्यात्मक व्यवस्था में देश की पूरी शक्ति केवल एक ही देश के अध्यक्ष के हाथ में हो यानी कि राष्ट्रपति के हाथ में हो। यहाँ जो होंगे यहाँ दो अध्यक्ष होंगे यानी कि एक पीएम होगा और एक राष्ट्रपति होगा। जो पीएम होगा जो उसको पूरा शक्ति प्राप्त होगा, लेकिन ये जो राष्ट्रपति होगा यह नाम मात्र का होगा। जो भारत देश है वह संसदीय व्यवस्था है, संसदीय व्यवस्था भारत में लागू है। और जो यूके में भी संसदीय व्यवस्था है और जर्मनी में भी संसदीय व्यवस्था है। यानी कि यहाँ पर पीएम भी होगा और राष्ट्रपति भी होगा, उसे ही संसदीय व्यवस्था कहते हैं। और एक अध्यात्मक व्यवस्था यानी कि यहाँ पूरी शक्ति देश के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति के हाथ में हो उसे अध्यात्मक व्यवस्था कहते हैं। जैसे कि यूएसए हुआ, यानी कि जहाँ भी देश का जो अध्यक्ष होगा राष्ट्रपति उसके हाथ में पूरी शक्ति हो उसे अध्यात्मक व्यवस्था कहते हैं। और जहाँ देश की पूरी शक्ति किसी संसद के यानी पीएम के हाथ में हो उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। लेकिन देश का अध्यक्ष राष्ट्रपति होगा जो कि नाम मात्र का होगा, क्योंकि पूरी शक्ति तो पीएम के हाथ में ही होगी, उसे संसदीय व्यवस्था कहते हैं। तो इसके आगे फिर देखते हैं हम लोग जो दूसरा प्रावधान लिया गया है। हम लोगों ने पहला पढ़ा संसदीय व्यवस्था जो कि ब्रिटेन के प्रावधान से लिया गया है। और जो दूसरा प्रावधान लिया गया है वह है संसदीय विशेषाधिकार। यानी कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं संविधान के स्रोत के बारे में। हम लोगों ने इसके पहले देखा था 1935 के संविधान के स्रोत भारत शासन अधिनियम से जो लिया गया था उसके बारे में देखा था। आज हम लोग देख रहे हैं ब्रिटेन के संविधान से जितना भी प्रावधान लिया गया है।
तो संसदीय व्यवस्था को हम लोगों ने पढ़ लिया। एक है संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि संसदीय विशेषाधिकार किसे कहते हैं, यानी कि संसद को मिलने वाला जितने भी विशेष अधिकार होंगे उसे ही संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। यानी कि संसद को मिलने वाले विशेष अधिकार, संसद को मिलने वाला विशेष अधिकार ही संसदीय व्यवस्था कहते हैं। जैसे मान लीजिए आईएएस ऑफिसर, आईएएस कोई है, पीसीएस है, तो उसको बहुत ही माने व्यवस्था अच्छा मिलता है, तो इनको तो देश चलाना है, तो इनको तो व्यवस्था विशेषाधिकार मिलना ही चाहिए, विशेषाधिकार मिलना ही चाहिए। यानी कि जो आईएएस पीसीएस होते हैं उनको तो बहुत माने सरकारी मकान, सरकारी गाड़ी मिलती है, तो इनको तो देश चलाना है, तो इनको तो सुविधा मिलनी ही चाहिए, इसलिए इनको जो सुविधा मिली है उसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। जैसे मान लीजिए देखते हैं हम, जैसे कोई भी अगर बिल होगा, अगर कोई भी बिल होगा तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कहीं भी पेश हो सकता है। यानी कि हम लोग देख रहे हैं संसदीय विशेषाधिकार के बारे में, यानी कि कौन कौन से सुविधा इनको मिला है संसद को। तो कोई भी बिल होगा तो वह पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी पास हो सकता है। एक धन विधेयक है जो कि केवल लोकसभा में होता है, तो उसको हम आगे देखेंगे। यानी कि कोई भी बिल लोकसभा या राज्यसभा में ही पेश होगा। उसके बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है, यानी कि हम लोगों ने देखा कोई भी अगर बिल होगा, यानी कोई भी बिल या विधेयक सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं से भी पास हो सकता है, और जब इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देगा, तो यह एक्ट या कानून बन जाएगा, यानी कि हम लोगों ने देखा अगर कोई भी बिल होगा तो सबसे पहले लोकसभा या राज्यसभा में पेश होगा, उसके बाद जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वह एक्ट या कानून बन जाएगा। यानी कि हम लोगों ने देखा सबसे पहले कि कोई भी बिल की सहमति की जरूरत पड़ेगी तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये दोनों जब रहेंगे तभी कोई भी बिल पास हो सकता है जो कि एक्ट या कानून बन सकता है। तो यह एक साथ हमेशा नहीं बैठते हैं, यानी कि यह एक साथ हमेशा नहीं बैठते हैं। साल में ये 3 बार एक साथ बैठते हैं, 3 बार एक साथ बैठते हैं, 3 बार एक साथ बैठते हैं, जिसे ही सत्र हम लोग कहते हैं। यानी कि ये साल में हमेशा नहीं बैठते हैं, साल में बस 3 बार बैठते हैं, जिसे ही हम सत्र कहते हैं। तो देखते हैं कब कब ये बैठते हैं, लोकसभा और राज्यसभा कब कब एक साथ बैठते हैं। यानी कि हम लोगों ने देखा जो पहला बैठक इन लोगों को होती है उसे बजट सत्र कहते हैं। यानी कि पहली जो बैठक में साथ बैठते हैं बजट सत्र, और दूसरा जो होता है मानसून सत्र, और जो तीसरा होता है वह शीतकालीन सत्र। यह राष्ट्रपति के द्वारा ही यह बैठक बुलाई जाती है। यानी कि बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र यह राष्ट्रपति के द्वारा ही सत्र लाया जाता है। जो बजट सत्र होता है वह फरवरी से लेकर मई तक, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, लेकिन फरवरी और मई के बीच में ही होता है बजट सत्र। और जो मानसून सत्र होता है यह जुलाई से सितंबर तक बैठक इसकी होती है, और जो शीतकालीन होता है वह नवंबर से दिसंबर। यानी कि हम लोग देख रहे हैं संसदीय विशेषाधिकार, यानी कि संसद को कितने विशेषाधिकार मिले हैं उसके बारे में हम देख रहे हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा और कोई भी बिल होगा तो वह लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी पेश हो सकता है पहले। उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, और अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देगा तो वह एक्ट या कानून बन जाएगा। लेकिन यह हम लोगों ने देखा
कि यह कभी भी एक साथ नहीं बैठते हैं, और जब बैठते हैं ये एक साथ तो उसे ही सत्र कहते हैं। और सत्र तीन प्रकार के सत्र होते हैं, यानी कि एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र और एक शीतकालीन सत्र। तो यानी कि हम लोग देख रहे हैं संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। यानी कि बजट सत्र के शुरू होने से 40 दिन पहले, बजट सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बजट सत्र के खत्म होने के 40 दिन बाद, 40 दिन बाद, यानी कि बजट सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इन सांसदों पर, यानी कि जो बजट सत्र मानसून सत्र में बैठते हैं, इन सांसदों पर किसी प्रकार का सिविल केस नहीं हो सकता। यानी कि बजट सत्र शुरू होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इन पर किसी प्रकार का सिविल केस नहीं हो सकता। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था केस दो प्रकार का होता है, एक सिविल केस होता है, एक फौजीदारी केस होता है। यानी कि भूमि विवाद में जो सिविल केस होता है, जैसे भूमि विवाद हुआ, शादी तलाक हुआ, उसे ही सिविल केस कहते हैं। यानी कि बजट सत्र के शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद इन पर सिविल केस नहीं हो सकता। और फिर जब मानसून सत्र स्टार्ट होता है तो इसके भी 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, और इसके भी शीतकालीन 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इन पर सिविल केस नहीं हो सकता। यानी कि जब ये ख़त्म होगा तो फिर ये आएगा, जब ये ख़त्म होगा तो फिर ये आएगा, जब फिर ये ख़त्म होगा तो फिर से यह शुरू हो जाएगा। यानी कि 5 साल तक जो संसद है उन पर सिविल केस नहीं हो सकता। और हम देख रहे हैं संसदीय विशेषाधिकार के बारे में। तो जो संसद है उनको यही छूट मिली है कि 5 साल तक इन पर किसी भी प्रकार का सिविल केस नहीं हो सकता। यानी कि भूमि विवाद में इनको फंसाया नहीं जा सकता। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा बजट सत्र है, उसके 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक इन पर सिविल केस नहीं हो सकता। यानी कि भूमि विवाद या शादी तलाक जैसी जो केस है इन पर नहीं हो सकता। यानी कि 5 साल तक इन पर कोई भी सिविल केस नहीं है। और जो संसद है फिलहाल में उन पर 60% से भी अधिक 60 से अधिक जो लोग हैं उन पर यह सिविल केस चल रहा है। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनको 5 साल तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इनको संसदीय विशेषाधिकार के कारण इनको छूट मिला है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं मंत्रिमंडल के बारे में। हम लोगों ने पहला पढ़ा संसदीय व्यवस्था, दूसरा पढ़ा संसदीय विशेषाधिकार। संसदीय व्यवस्था और फिर संसदीय विशेषाधिकार। और जो तीसरा प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से, वह मंत्रिमंडल। यानी कि जो तीसरा प्रावधान लिया गया है मंत्रिमंडल। असल में मंत्रिमंडल जो है वह हमारे मूल संविधान में इसका जिक्र नहीं है। इसको हम 44वां संविधान संशोधन 1978 में 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको जोड़ा गया है मंत्रिमंडल को। लेकिन जो मंत्री परिषद है इसका जिक्र मूल संविधान में दिया गया है। और जो मंत्रिमंडल है वह 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जोड़ा गया है। तो जो मंत्री परिषद है उसका जिक्र संविधान में दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद किसे कहते हैं। मंत्री परिषद के बारे में, यानी कि जो किसी भी निचला सदन का 15% ही
निचला सदन का 15% ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। यानी कि हम लोग केंद्र के स्तर पर अगर देखते हैं, अगर हम केंद्र के स्तर पर देखते हैं तो एक लोकसभा और एक राज्यसभा, एक राज्यसभा। केंद्र के स्तर पर निचला सदन की बात करते हैं तो वह लोकसभा है, और राज्य के स्तर पर अगर निचला सदन की बात करते हैं, राज्य के स्तर पर निचला सदन, तो एक होता है विधानसभा और एक विधान परिषद। यानी कि मंत्रिपरिषद वही बन सकते हैं, यानी कि जो सदन है इसका निचला परसेंट का 10-15% ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। यानी कि केंद्र के स्तर पर देखें तो निचला सदन लोकसभा है, और राज्य के स्तर पर देखें तो विधानसभा का 15% ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। यानी कि निचला सदन और ये उचला सदन, यह हमारे संविधान में इसका भी जिक्र नहीं है। यह ब्रिटेन, इंग्लैंड में इसका जिक्र देखने को मिलता है। यानी कि इंग्लैंड में हम लोगों ने देखा, इंग्लैंड में वहाँ पर हाउस ऑफ कॉमन होता है और हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। यानी कि इसको सामान्य सदन बोला जाता है, और इसको देवों का सदन बोला जाता है। जो कि इंग्लैंड से हम लोगों ने जो निम्न सदन और उच्च सदन का प्रावधान भी इंग्लैंड से हम लोग, यानी ब्रिटेन से हम लोग लिए हैं। तो हम लोगों ने देखा निचले सदन का 15% ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। जैसे उदाहरण से देखते हैं, यानी कि निचले सदन का ही 15% मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। जैसे राजस्थान है, राजस्थान में जो विधानसभा की सीट है, ये विधानसभा है, और विधान परिषद, जो राजस्थान है वहाँ पर विधानसभा की सीट 200 है, और इसका यानी कि निचला सदन का, विधानसभा का निचला सदन का 15%, यानी कि 15% इस पर लगाएंगे तो 30 ही मंत्री बन सकते हैं, जो कि मुख्यमंत्री के साथ। यानी कि राजस्थान में 30 ही मंत्री बन सकते हैं मुख्यमंत्री के जोड़कर। यानी कि मुख्यमंत्री को अगर छोड़ दिया जाए तो 29 मंत्री होंगे, और एक जो मंत्री होगा वह मुख्यमंत्री के साथ 30 बनेंगे। यानी कि राजस्थान में विधानसभा की सीट 200 है, अगर इस पर 15% का रूल लगाएंगे तो 30 ही मंत्री बन सकते हैं सीएम के साथ। जैसे हरियाणा है, एक और उदाहरण, जैसे हरियाणा में 90 विधानसभा की सीट है, और अगर इस पर 15% रूल लगाएंगे तो यानी कि 14 ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं, जो कि सीएम के साथ। यानी कि हम लोगों ने देखा निचले सदन का 15% ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। जैसे यूपी का देखते हैं, जैसे यूपी में 403 है, यूपी में जो विधानसभा की सीट है 403, अगर इस पर 15% का रूल लगाएंगे तो 60, यानी कि 60 ही मंत्री बनेंगे, जो कि सीएम यानी योगी आदित्यनाथ के साथ। यानी कि हम लोगों ने देखा मंत्रिपरिषद वही बन सकते हैं, यानी निचले सदन का 15%। केंद्र के अगर स्तर पर देखें तो निचला सदन लोकसभा है, और राज्य के स्तर पर देखें तो वह निचला सदन विधानसभा है। तो हम लोग केंद्र के स्तर पर देखते हैं, यानी कि हम लोग केंद्र के स्तर पर देखते हैं लोकसभा 545 सीट है, 545। अगर इस पर 15% का रूल लगाएंगे तो 82 ही मंत्री बन सकते हैं, जो कि मोदी के साथ, यानी कि पीएम के साथ। यानी कि 81 अन्य मंत्री होंगे, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, और जो मेन होगा पीएम, यानी 82 होंगे पीएम के साथ होंगे। तो हम लोग देखते हैं, मान लीजिए ये मंत्रिपरिषद, पूरा मंत्रिपरिषद है, जैसे मान लीजिए ये पूरा मंत्री, जैसे मान लीजिए ये पूरा मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद,
इसको फर्दर हम 3 भागों में बांट देते हैं। जो पहला होता है मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल, और जो दूसरा होता है राज्य मंत्री, और जो तीसरा होता है उपमंत्री, जो तीसरा होता है उपमंत्री। यानी कि हम लोगों ने देखा केंद्र के स्तर पर लोकसभा में 545 सीट है, यानी कि इसका 15%, यानी कि 82 लोग ही मंत्री बन सकते हैं, मंत्री बस बन सकते हैं, जो कि पीएम के साथ। और यह दल के नेता पर निर्भर करता है कि वह किसको मंत्रिमंडल का सदस्य बनाता है, और किसको राज्य मंत्री का सदस्य बनाता है, और किसको उपमंत्री का सदस्य बनाता है। यानी कि जिसके नेतृत्व में अगर चुनाव लड़ा जाएगा वही दल का नेता होगा। जैसे पीएम के नेतृत्व, जैसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो दल का नेता यानी कि पीएम ये होगा। यानी यह तय करेगा कि किसको मंत्रिमंडल में कितने लोग सदस्य बनाना है, राज्य मंत्री में कितने को सदस्य बनाना है, और उपमंत्री में कितने को सदस्य बनाना है। और यही जो प्रक्रिया है वही राज्य के स्तर पर भी होता है। यही जो प्रक्रिया है, यानी कि यहाँ पर लोकसभा, निचला सदन लोकसभा है, और वहाँ पर राज्य के स्तर पर देखेंगे तो विधानसभा पर 15% का रूल लगेगा। यानी कि जैसे यूपी है, यूपी में 403 है, तो यहाँ पर 15% का रूल लगेगा तो 60, यानी कि सीएम के साथ, यानी कि योगी आदित्यनाथ तय करेंगे कि राज्य जो मंत्रिमंडल है इसमें कितने सदस्य होंगे, और जो राज्य मंत्री है इसमें कितने होंगे, और जो उपमंत्री है उसमें कितने होंगे। तो यानी कि हम लोग केंद्र के स्तर पर देख रहे हैं। यानी कि जो दल का नेता होगा वह तय करेगा कि मंत्रिमंडल में कितने सदस्य चाहिए, और राज्य मंत्री में कितने, और उपमंत्री में कितने। जैसे मान लीजिए पीएम ने 20 लोगों को मंत्रिमंडल का सदस्य बना दिया, और 40 लोगों को राज्य मंत्री का सदस्य बना दिया गया, और उपमंत्री में 22 को उपमंत्री का सदस्य बना दिया गया। यानी कि हम लोगों ने देखा, यानी कि जो दल का नेता होगा वही तय करेगा कि मंत्रिमंडल में कितने लोग बनेंगे, राज्य मंत्री में कितने बनेंगे, और उपमंत्री में कितने लोग बनेंगे। यानी निचले सदन का 15% ही मंत्रिपरिषद बन सकते हैं। तो यानी कि मंत्रिमंडल में पीएम ने 20 लोगों को बना दिया, और राज्य मंत्री में 40 को बना दिया, और उपमंत्री में 22 को बना दिया। तो जो मंत्रिमंडल का सदस्य होगा उसको एक मंत्रालय दिया जाएगा। यानी कि जो मंत्रिमंडल का सदस्य होगा उसको एक मंत्रालय दिया जाएगा। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे अमित शाह को मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया, जिसकी वजह से इसको, यानी कि जो अमित शाह है इसको मंत्रिमंडल का सदस्य बनाया गया, इसलिए इसे